हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर, और वो है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। अब पिछले वाले लेक्चर जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका रिस्पांस ऐसे ही बना रहा तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जो भी पूरा ये ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ है उसमें सारा ये कंप्लीट होने के बाद आपका जीके बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, आप चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम दीजिए, फिर सीएचएसएल का एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ तक कि आप सीजीएल का एग्ज़ाम दीजिए, किसी एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको दो काम करना है, एक कंसिस्टेंट रहना है यानी रेगुलर रहना है, दूसरा रिवीजन करते रहना पीछे चीज़ों का, नहीं तो सारी चीज़ें आपके माइंड से वॉश आउट होती जाएंगी, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा जो आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो स्टूडेंट जिन्होंने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं और उनके लिए क्वेश्चन कहीं कहीं पे आसान होंगे, कुछ हो सकता है एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, तो आप 1.5x स्पीड पे या फिर जो भी अपनी सूटेबल स्पीड है उस स्पीड पे लगा के इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। रही बात इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की, ये काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि सर हमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हम इंग्लिश मीडियम से। तो यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अब जैसे प्लासी का युद्ध है तो इतना तो यार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका मतलब आप समझ पाते हो कि बैटल ऑफ प्लासी है ये। ठीक है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में लाऊंगा तो हिंदी वालों को करना पड़ेगा, हिंदी में लाऊंगा तो इंग्लिश वालों को। अगर जहाँ पे नीडेड होता है वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसी वजह से। अगर आपको कोई कहीं टर्मिनोलॉजी में दिक्कत आती है, आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दो, मैं कोशिश करूँगा कि वहीं पे आपका रिप्लाई कर दूँ, अगर बाई चांस अगर मैं यहाँ पे नहीं बता पाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो मोस्ट प्रोबेबली इसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आई थिंक इसमें 170 के तकरीबन क्वेश्चंस हैं, तो वो एक लेक्चर में तो कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, तो हम दो लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि एकदम से शुरुआत में ही आपको एकदम लोडेड कर दूँ कि डेली 200 ऐसे टाइप क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि मैं करवाने के तो वैसे भी करवा सकता हूँ, लेकिन फिर उससे आपका लोड बढ़ेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उस चक्कर में इस सीरीज़ में कंटिन्यू ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे सूची 1 यानी कि घटना दी हुई है, और यहाँ बंगाल का तत्कालीन गवर्नर, यानी कि ये जब घटना हुई थी तो उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, प्लासी का युद्ध, द्वैध शासन लागू जिसको हम डुअल पॉलिसी बोलते हैं, बक्सर का युद्ध और बंगाल अकाल। तो द्वैध शासन जब लागू हुआ था तो ये लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी बी का तो 2 होगा, और अगर बी का 2 होगा तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी ये हट जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी यहाँ पे मैंने क्यों बोला द्वैध शासन लागू होगा, कुछ लोग जो एकदम बिगिनर हैं तो उन लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं द्वैध शासन लागू हुआ था बंगाल में 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1765 में संधि हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी जिसको इलाहाबाद ट्रीटी बोलते हैं, इलाहाबाद की संधि बोलते हैं, और उस ट्रीटी के बाद जो है द्वैध शासन लागू हुआ था। उस पर भी डिस्कस करेंगे द्वैध शासन क्या था, लेकिन मेन मुद्दे की बात यह कि द्वैध शासन किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो नहीं बी का 2 होगा, अगर ऐसा होगा तो ऑप्शन नंबर बी और डी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। और इसका मतलब ये भी है कि ए और सी बचे हैं, और ए और सी में ए का 1 है, यानी प्लासी का युद्ध रॉजर ड्रेक के समय में हुआ था। बक्सर के युद्ध, बंगाल अकाल की बात करें तो बक्सर के युद्ध में अगर आपको पता हो वंशी टाट था। ठीक है, वंशी टाट, और बंगाल अकाल के टाइम पे कर्टियर। ये तो काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ बक्सर का युद्ध आपको पता होना चाहिए, वंशी टाट। ठीक है, जो चीज़ आपको रटी होनी चाहिए, एक द्वैध शासन किसने लागू किया, रॉबर्ट क्लाइव ने, दूसरा बक्सर का युद्ध किसके टाइम पे हुआ, वंशी टाट के टाइम पे। तो यानी 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, उसमें इंग्लिश जो फोर्सेस थे, ब्रिटिश या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस थी, उसको किसने लीड किया था। तो अगर हम बात करें प्लासी की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, ये नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, ये नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। तो ये पूछ रहा है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेज हैं उसको किसने लीड किया था। तो इसको लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बक्सर के युद्ध 1764 के में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, और इस लड़ाई को, इस बैटल को बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, बिकॉज यहीं से ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स का एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड बन गया बंगाल में, और बंगाल ही सबसे मोस्ट आप बोल सकते हो कि रिच स्टेट होता था उस समय, और साथ ही साथ ज़्यादातर भारत की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो आपकी वहीं पे बंगाल में ही थी। तो बंगाल में उनका कब्जा जम गया, और धीरे धीरे ये कब्जा और फैला या फिर कब्जा और मजबूत हुआ बक्सर के युद्ध के बाद, जो 1764 में लड़ा गया। ये किसके बीच में लड़ा गया, ये लड़ा गया था
एक साइड थे 3 बंदे, एक थे शुजाउद्दौला, एक थे आपके शाह आलम द्वितीय, और एक तरफ थे आपके मीर जाफर। ये तीनों एक साइड थे वर्सेस क्या था, वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्सेस को किसने लीड किया, ये लीड किया हेक्टर मुनरो ने। यानी कि आपको याद क्या रखना है, प्लासी की लड़ाई के समय रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया ब्रिटिश फोर्सेस को, बक्सर के युद्ध के टाइम पे हेक्टर मुनरो ने लीड किया फोर्सेस को। अब इससे मत कंफ्यूज हो जाना कि सर आपने बक्सर के तो वंसी टाट बताया था, प्लासी के रोजर ड्रेक बताया था। ये उस समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे, इन्होंने फोर्सेस को लीड नहीं किया था। ठीक है, फोर्सेस को लीड इन्होंने किया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? अभी मैंने बताया बंगाल में द्वैध शासन आया किसके बाद, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में आया। तो ये तो होगा नहीं, 1765 तो एक ही जगह, ऑप्शन नंबर सी। अब द्वैध शासन को समझ लीजिए, द्वैध शासन था क्या। तो द्वैध शासन बक्सर के युद्ध के बाद आया, जिसमें कि दीवानी यानी पूरे बंगाल के प्रशासन को, बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को दीवानी और निजामत में बांटा गया। इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, दीवानी और निजामत बांटा गया। दीवानी मतलब रेवेन्यू राइट्स, पैसे वैसे का जो होती हैं चीज़ें। निजामत मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन आप समझ सकते हो, जैसे पुलिस वगैरह हो गया ये सब। ठीक है, प्रशासन जो भी होता है ये निजामत फंक्शन में आ जाता है। दीवानी फंक्शंस को ईस्ट इंडिया कंपनी परफॉर्म करेगी और निजामत को कौन परफॉर्म करेगा, जो मुगल एम्परर है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, और कौन था उस समय, शाह आलम द्वितीय। तो उससे ये इलाहाबाद की संधि साइन की गई थी, इलाहाबाद ट्रीटी साइन की गई थी कब, 1765 में, जिसमें कि उससे ये सारी चीज़ें हस्ताक्षर करवाए गए थे कि ये दोनों चीज़ें हैं, दीवानी निजामत, ये हम करेंगे और ये तुम करोगे, लेकिन कंट्रोल हमारा ये, लेकिन हमारे बिहाफ में तुम करोगे। ऐसा नहीं, ये मत समझ लेना कि तुम इसके पूरे राजा हो गए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के, नहीं, वो हमारे बिहाफ पे करोगे। क्यों, क्योंकि हमने तुमको पेला है बक्सर के युद्ध में, इसलिए तुम हमारे अंडर में हो, लेकिन ये पूरा हमारे कंट्रोल में रहेगा, ये तुम अपना परफॉर्म करो जैसे तुमको करना है। तो ये है डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, जो 1772 तक ही क्यों चली, क्योंकि 1772 में इसको खत्म कर दिया था। किसने खत्म किया था वो आगे देखेंगे, क्योंकि सब इसी में देख लेंगे तो फिर आगे क्या देखेंगे। अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस, यानी सहायक संधि है क्या। ये संधि वेलेस्ली लाया था। अगर आपको याद हो, इसका जिक्र मैंने पिछले वाले लेक्चर में किया था, वेलेस्ली लाया था। एक्चुअल में इसका जो ओरिजिनेटर माना जाता है, जनक माना जाता है, वो लॉर्ड डुप्ले माना जाता है, जो फ्रेंच गवर्नर था, फ्रांसीसी था ये, लेकिन इसका उतना यूज इंडिया में कर नहीं पाया। मेन काम किया वेलेस्ली ने, 1798 में लाया। था क्या ये था कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसे समझ लो। जैसे कोई प्रोडक्ट तुम देखते हो ना, उसमें ऊपर स्टार मार्क लगा रहता है, फिर नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो टर्म्स एंड कंडीशंस थी इसमें काफ़ी। जैसे कि अंग्रेजों ने बोला कि तुम्हें अपने जो भी तुम्हारा स्टेट है, राज्य है, तो उसमें ब्रिटिश फोर्सेस को रखना होगा। तुम्हारे कोर्ट में यानी अंदर एक ब्रिटिश बंदा रहेगा। तुम किसी भी अदर यूरोपियन पावर्स यानी ब्रिटिश को छोड़ के किसी से, फ्रेंच से, पोर्तुगीज से, किसी से भी, रशियन से, कोई भी आप समझौता नहीं कर सकते हैं हमसे बिना पूछे हुए। और हम इसके बदले आपको क्या देंगे, हम इसके बदले में जैसे कि हम ब्रिटिश फोर्सेस को स्टेशन करेंगे आपके पूरे स्टेट के, और कभी भी किसी हिसाब से लड़ाई होती है तो उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये था सब्सिडियरी अलायंस, जिसको अपनाने वाला पहला था हैदराबाद का निज़ाम या फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जाहिर सी बात है कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसे दबाव बनाए इधर उधर से कि उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ा धीरे धीरे ज़्यादातर को। तो हैदराबाद का निज़ाम पहला था जिसने कि इस सहायक संधि में हस्ताक्षर किए, सब्सिडियरी अलायंस। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वॉइसरॉय कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं, भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था ये आपको बताना है। हेस्टिंग्स, कैनिंग, मिंटो या फिर लॉर्ड कर्जन। भारत का प्रथम वॉइसरॉय ये था लॉर्ड कैनिंग। क्यों, क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ था, आपने हो सकता है आपको पता है इसके बारे में, 1857 रिवोल्ट, जिसको कि सिपाही विद्रोह फिर सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं, और सावरकर जी ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। इसमें इस टाइम में लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन फिर वॉइसरॉय की नई पोजीशन क्रिएट कर दी गई। तो उस समय क्योंकि लॉर्ड कैनिंग था तो पहला वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ही बन गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर को रोकने के लिए
ये की थी आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि। याद रखिए 4 मैसूर के युद्ध हुए थे, 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे। एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज, एंग्लो का मतलब क्या होता है अंग्रेज यानी ब्रिटिश। जहाँ पे भी एंग्लो वर्ड दिख जाए मतलब कि उसमें अंग्रेज शामिल हैं उस युद्ध में। तो एंग्लो मैसूर मतलब एक तरफ अंग्रेज है और एक तरफ मैसूर का जो किंगडम है वो है। और उस समय मैसूर के किंगडम में किसका राज था? टीपू सुल्तान का। ठीक है, एक्चुअल में है टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली, तो उनका था। फिर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है इन्हीं एंग्लो मैसूर वॉर में। कौन से एंग्लो मैसूर वॉर में? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में एक तरह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट अगर एंग्लो मैसूर वॉर की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा 1767 से 69 के बीच में हुआ था। और ट्रीटी ऑफ मद्रास यानी मद्रास की संधि से ये जो युद्ध है वो खत्म हुआ था और इसमें कहीं ना कहीं हैदर अली की जीत हुई थी। ठीक, दूसरे की बात करें 1780 से लेके 84, 1780 से लेके 1784 और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर की संधि से ये युद्ध खत्म हुआ था। तीसरे वाले की अगर बात करें ये हुआ था 1790 से लेके 92 के बीच में और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चौथा और फाइनल हुआ था 1798 से लेके 1799 और ये कौन सी संधि के साथ खत्म हुआ था? किसी संधि के साथ खत्म नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान की हो गई थी मृत्यु और इसमें साथ दिया था अंग्रेजों का मराठाओं ने भी। ठीक है, और जो निज़ाम ऑफ था हैदराबाद का निज़ाम था उसने भी साथ दिया और इसीलिए यहाँ पे टीपू सुल्तान की हो जाती है डेथ। और पूरे मैसूर किंगडम में एक तरह से किसका राज होता है? अगर देखा जाए तो इन लोगों ने क्या, जैसे थोड़ा मराठा ने ले लिया, थोड़ा अंग्रेजों ने ले लिया और थोड़ा सा निज़ाम को दे दिया। और जो बाकी बचा मैसूर किंगडम था उसमें जो पहले यहाँ पे डायनेस्टी रूल किया करती थी वुडेयार डायनेस्टी, ठीक है वुडेयार वंश, उसको फिर से बिठा दिया। उतना पावरफुल था नहीं, बस ठीक है तुम देखो यहाँ पे, और उससे सब्सिडियरी अलायंस साइन करवा लिया, उससे सहायक संधि साइन करवा ली, खत्म। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य छप हड़प नीति जब्ती सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? हेस्टिंग्स, कैनिंग, बेंटिक या फिर डलहौजी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स का मतलब क्या होता है? ये बजट में भी हम लोग वर्ड सुनते हैं लैप्स। लैप्स का मतलब होता है आगे ना बढ़ पाना, खत्म हो जाना। इसका मतलब ये था हड़प नीति के तहत कि अगर कोई भी किंगडम है, कोई भी साम्राज्य, उसमें कोई राजा है और उसका कोई अगर नेचुरल पुत्र नहीं होता है, वो या तो उसका कोई पुत्र ही नहीं है या फिर अगर पुत्र है भी तो वो अडॉप्टेड है, गोद लिया हुआ है, तो उस केस में वो जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसको प्रॉपर्टी राइट्स तो मिलेंगे, हाँ ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ठीक है मिल जाएगा, लेकिन किंगडम में उसको जगह नहीं मिलेगी, या फिर मिलेगी नहीं मिलेगी ये अंग्रेजों पे निर्धारित करता है, और अंग्रेज क्यों ही देंगे उसको। ठीक है, तो बस प्रॉपर्टी में तुम्हारा हक है, बाकी और किसी चीज़ में नहीं। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और ये लाया नहीं था एक्चुअल में, ये यूज़ किया गया था सबसे ज़्यादा डलहौजी के द्वारा। ये लाया नहीं था, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था डलहौजी के द्वारा, क्योंकि उस समय ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए थे, और इन्हीं में से एक था आपका जो झांसी था, और इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई जी ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया और उन्होंने क्या बोला, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर? जफरनामा गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के 10वें और अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने जफरनामा औरंगजेब को लिखा। औरंगजेब की फोर्सेस ने अटैक कर दिया था, सिख ये किंगडम था, वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे उसके लिए, और एक तरह से छल करके अटैक कर दिया, और उसको बोलते हैं बैटल ऑफ चमकौर, चमकौर का युद्ध। ठीक है, मारने आए थे गुरु गोविंद सिंह को कि गुरु गोविंद सिंह का सिर कलम करके ले जाएंगे औरंगजेब के पास, लेकिन सिख जो वहाँ पे इनके शिष्य थे उन लोगों ने ऐसे ट्रैप किया उन लोगों को, और उनमें से एक लोग थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह का ही वेश पहन लिया ताकि उनको पता ना चले, और उनको गुरु गोविंद सिंह जी को वहाँ से भगा दिया कि आप जाइए यहाँ से। ये है, और फिर जफरनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब कि बेटा तुम जैसा हरामी आदमी मैंने नहीं देखा, और तुम पे ट्रस्ट करना, भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डाक व्यवस्था, चाहे वो डाक व्यवस्था हो, ठीक, इसको हम पोस्टल सर्विस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोस्टल सर्विस, या फिर वो ट्रेन स्टार्ट करना हो, ये सारा काम डलहौजी ने किया था, और ऑब्वियस ये बात है अपने खुद फायदे के लिए किया था, ना कि इंडिया के फायदे के लिए। और कमेंट में आप ये क्वेश्चन बताइए कि चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहली ट्रेन 1853 में चली थी,
किन दो जगहों के बीच में चली थी? और मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे आंसर देंगे, ऐसा नहीं ठीक है यार क्या ही होगा, ठीक है, वो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट करता है कि हाँ जो मैंने पूछा है आप आंसर दे रहे हैं उसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? विच सिख गुरु रोट दी बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक? गुरु नानक जी पहले, ठीक है, फर्स्ट आपके गुरु थे सिख धर्म के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जन देव, जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे। उन्होंने सिख धर्म के जो पहले गुरु थे गुरु नानक जी, उनकी बायोग्राफी लिखी थी, ठीक। और गुरु ग्रंथ साहिब कंपोज करना चालू किया यहीं से, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? खालसा पंथ, खालसा पंथ एक वॉरियर क्लास होती है सिख धर्म में, ठीक है, एक वॉरियर सेना एक तरह से तैयार की गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु थे, गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? ये बंगाल का नवाब था। प्लासी के युद्ध में किसने इसको हराया? क्लाइव ने, ठीक है, क्लाइव ने तो ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था, ठीक। और क्लाइव ही द्वैत शासन लाया था, आपको जो डुअल गवर्नमेंट है, क्योंकि जब देखो जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, तब क्लाइव ने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था। उस समय वो वहाँ का गवर्नर नहीं था, लेकिन ये देखते हुए कि देखो ये क्लाइव तो काफ़ी तेज लगा है, हमने तो इसको ऐसे भेजा था और ये तो इसने वॉर जिता दिया, बंगाल पे कब्जा करवा लिया धीरे धीरे, तो इसको हम गवर्नर बनाते हैं बंगाल का। तो ये गवर्नर बन गया फिर बंगाल का, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए द्वैत शासन को ही फिर लाने में सफल रहा था। निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हमने सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब इसमें किसने साइन किया था? तो भाई हैदराबाद निज़ाम में अभी हमने देखा सबसे पहले साइन किया था, यानी पहला तो होना चाहिए, यानी ये तो होगा नहीं, ये तो अगर होगा नहीं। और बंगाल के नवाब यार क्यों ही साइन करेंगे? बंगाल में तो पहले ही कब्जा बना के रखे हैं, 1757 में पहले सिराजुद्दौला को हराया, फिर उन्होंने किया क्या? देखो प्लासी के युद्ध में जीते क्यों अंग्रेज? क्योंकि सिराजुद्दौला के घर में घर वालों ने ही जो है धोखेबाजी कर दी। उसमें से एक था मीर जाफ़र, ठीक है, मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र ने जो है धोखेबाजी कर दी। एक तो ये कमांडर थे सिराजुद्दौला की आर्मी में, और धोखेबाजी की, और इसके बाद हुआ क्या कि इसको पहले बनाया, धोखेबाजी की कि भाई तुमको हम बंगाल का बना देंगे नवाब, बस हराने में हमारी मदद करो, तो हरवा दिया उसने, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। ये ढंग से काम नहीं कर रहे थे, फिर इसके दामाद मीर कासिम को बनाया, ठीक है, मीर कासिम को, ठीक है। और आई थिंक मैंने मीर जाफ़र गलती से तो नहीं बोल दिया, बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम होता है वो, ठीक है, मीर जाफ़र अगर मैंने बोल दिया हो तो, ठीक है। तो मीर कासिम बक्सर के युद्ध के बाद इसके बाद होता क्या, मीर जाफ़र ढंग से रूल नहीं कर पाता, तो मीर कासिम इसका जो दामाद है उसको बना दिया जाता है, ठीक है। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम भी इनके खिलाफ हो जाता है, तो इसलिए मीर कासिम को भी हटा देते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या है कि बंगाल में तो इन्हीं का ही रूल होता है ना डायरेक्टली, ब्रिटिशर्स का, वो तो पूरे कंट्रोल में है ही है, पहले से ही है, उसके साथ क्यों ही सहायक संधि साइन करेंगे? यानी 4 तो होगा नहीं, और अगर 4 नहीं होगा तो ये भी गया। 1 2 1 2 3 3 होगा कि नहीं होगा? मैसूर के राजा, बिल्कुल। अभी अगर आपको याद हो, मैसूर में चौथे एंग्लो मैसूर वॉर के बाद वुडियार डायनेस्टी को ले आए थे, और उससे क्या साइन करवा ली थी? सब्सिडियरी अलायंस, ऊपर बताया था अभी। तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं का सही कालक्रम यानी कि सही ऑर्डर आपको बताना है? सबसे जो पहले वो पहले और जो बाद में वो बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुरु नानक देव जो हैं पहले थे, ठीक है, ये बात तो तय है, तो ये पहले आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए या सी में कोई पहला होगा आपका। फिर रामदास, अमरदास, अंगदेव, अर्जन देव, अमरदास, तो ये आपके 5वें थे, ठीक है, जो आपके अर्जन देव थे। और तो ये यहाँ पे आपके दूसरे थे, ठीक है, सेकंड, और ये आपके चौथे थे, ठीक है, अमरदास चौथे थे। तो ये ऑर्डर सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो पहले थे, ये दूसरे थे, ठीक है, लेकिन ये 5वें थे और ये चौथे थे, तो 4 पहले आएगा ना 5 से, तो ये नहीं होगा एक्चुअल में, ठीक है। अमरदास आपके चौथे थे, 4th थे, ठीक है, ये आपके अमरदास आपके 3rd थे, ठीक है, रामदास आपके 4th थे, ठीक है, रामदास 4th थे। तो ये अमरदास आपके 3rd, रामदास आपके 4th, अर्जुन देव 5th, तेग बहादुर 9th, 9वें नंबर के थे। तो 3 4 5 9 ये ऑर्डर सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 पहले आ गया, 3 बाद में आया, तो ये इस वजह से गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर होगा एकदम, ठीक। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच में संपन्न हुई? तो सुगौली, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, एंग्लो नेपाल वॉर के बाद, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ सुगौली। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? यह हुई थी श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है।
अगर आपको याद हो तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम ही मेन सेंटर था, फिर कैपिटल थी मैसूर किंगडम की, इसलिए वहीं पे ये यहीं पे ही मेन किला था और यहीं पे ही टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे? हड़प नीति जो अभी डलहौजी ने यूज़ की थी उसके तहत कौन कौन सी यूज़ की थी? याद रखिएगा, सबसे पहले इसके अंडर में आया था सतारा, तो सतारा तो होगा, सतारा, संबलपुर, नागपुर, झांसी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। मैसूर तो भाई सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू आया था, असहायक संधि, तो ये तो होगा नहीं, ठीक। और ये भी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मैसूर है, और ट्रैवनकोर भी इसके थ्रू नहीं आया था, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी, नागपुर व सतारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ठगी प्रथा का उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे, यानी जब ठगी प्रथा हटी तो उस समय कौन गवर्नर जनरल थे? ठगी प्रथा थी क्या? तो एक्चुअली होता क्या था कि जैसे साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जो लोग जाते थे, यूजुअली लोग साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जाते थे, या फिर कुछ लोग नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाते थे, तो सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे ठग्स रहते थे, तभी इसमें मूवी बनी थी, अगर आपको कहते ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो ठग्स इस यहाँ पे रहते थे, जो करते क्या था, इनको तो लूटते थे, ठगते थे और इनकी मृत्यु भी कर देते थे, ठीक है। रुमाल उमाल ये रखते थे, रुमाल से एकदम गला एकदम दबा, टेटुआ दबा देते थे, ठीक है। तो ये होते थे ठग्स। तो इसका ठगी प्रथा का उन्मूलन जो है वो किया था बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर बी। वोडेयार डैश के शासक थे? वोडेयार कहाँ के शासक थे? अभी मैंने आपको बताया, तो वोडेयार मैसूर रियासत के शासक थे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे थोड़े थोड़े बनने लगेंगे इस लेक्चर के आगे बढ़ते ही, आपसे कुछ क्वेश्चन बनने लगेंगे धीरे धीरे, चाहे भले आपको कुछ भी ना आता हो शुरू में। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? ठीक, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1756, 57, 58 या फिर 59? 56 तो हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि प्लासी के युद्ध तो 57 में लड़ा गया था और इसके बाद उसको बनाया गया था, और मैंने अभी आपको बताया था कि प्लासी के युद्ध के बाद बनाया गया, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1758 ईस्वी में, ठीक है। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहें क्लास में, आप काफ़ी सारे ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट कर ले जाएंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बेंटिक था। ऑप्शन नंबर सी। हेस्टिंग क्या था? ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये था, भारत का पहला गवर्नर जनरल ये था, और वाइसरॉय पहला कौन था? कैनिंग था, ठीक। द्वैध शासन नीति का किसने समाप्त किया? अगर आपको याद हो, ऊपर मैंने बताया था क्लाइव लाया था 1765 में, और था क्या? दीवानी निजामत, और इसको हटाया किसने? ये मैंने आपको नहीं बताया, मैंने कहा आगे बताऊंगा। और ये क्या है, ये कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया अपने कार्यकाल में, ठीक। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या फिर मराठाओं ने? तो सबसे ज़्यादा विरोध किया था मराठाओं ने, और बहुत इनको पापड़ बेलने पड़े थे मराठाओं को एकदम हिलाने में, मराठाओं को हटाने में अपने रास्ते से। प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि, तो प्लासी का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण था? इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया? बिल्कुल नहीं, फ्रांसीसियों का तो प्लासी से कुछ लेना देना ही नहीं था। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया 1757 में बंगाल ही मेन सेंटर था, वहीं पे ही ट्रेड मोस्टली होता था, वहीं पे ज़्यादा जनसंख्या रहती थी, उसको कंट्रोल करना मतलब एक तरह से पूरे भारत पे कंट्रोल करना। तो ऑप्शन नंबर सी। सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वघाती मारे गए? नहीं, विश्वघातियों ने सिराजुद्दौला को मरवा दिया, ठीक है। विश्वासघाती, ठीक है। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो ऑब्वियस सी बात है, उद्देश्य कुछ अच्छा तो होगा नहीं, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, ये इनका मेन टारगेट था। कोई भारतीयों को एजुकेट करना टारगेट नहीं था, ठीक है। वो तो गलती से हो गया, आप ये ऐसे समझ लो, ठीक है। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? यानी कि कुशासन, यानी कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बिहाफ में डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ये मिलाया था अवध को। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? हु कंपोज दी आदि ग्रंथ? ये अभी मैंने बताया था आपको, ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जन देव, सिख धर्म के 5वें गुरु थे ये, ठीक है। आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब जिसको बोलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? आधुनिक शिक्षा यानी मॉडर्न एजुकेशन की नींव किससे पड़ी थी? ये पड़ी थी जो आपका 1835 का मैकुले का मिनट था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 1835 मैकुलेज मिनट, ठीक है। एक तरह का चार्टर था जिसके तहत आधुनिक शिक्षा फिर मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही गई थी।
निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव, वंसी टाट, वॉरेन हेस्टिंग या फिर कर्टियर? इसमें आपको सही ऑर्डर लगाना है। तो अगर आपको याद हो तो बैटल ऑफ प्लेसी पहले हुआ था और बैटल ऑफ बक्सर बाद में हुआ था। बैटल ऑफ प्लेसी में रॉबर्ट क्लाइव ने फोर्सेस को लीड किया था और बैटल ऑफ बक्सर में आपका हेक्टर मुंडो ने लीड किया था, लेकिन उस समय गवर्नर कौन था? वंसी टाट था। ठीक, यानी वन पहले आएगा दो से, वन विल कम बिफोर टू। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बचते हैं दो ऑप्शन। अब बस हमें ये पता लगा लेना तीन पहले आएगा कि चार पहले आएगा। तो चार आपका पहले आएगा, तीन बाद में आएगा, वॉरेन हेस्टिंग बाद में आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होता है। ठीक है, 1 2 4 3। अब जो मैंने चीज़ यहाँ पे बोली थी उस पर ध्यान से फोकस करिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लेसी में ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था, ठीक, और बैटल ऑफ बक्सर में किसने लीड किया था? हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो ने। लेकिन उस समय था कौन गवर्नर? पहला ही क्वेश्चन देखा था, वंसी टाट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? क्यों वो इतने सफल हो पाए? बाकी फ्रांसीसी भी आए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, पोर्तुगीज़ भी आए, डच भी आए, डैनिश भी आए, स्वीडिश भी आए, लेकिन उतना रूल क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ठीक है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया अभी भी देख लीजिए आप। ठीक है, कोई अगर नॉर्थ ईस्ट से आ जाता है तो उसको हम ठीक है चिढ़ाते हैं, चाइनीज़ बोलते हैं। साउथ इंडिया से आ जाते हैं, फिर साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के लोग जाते हैं। तो ये अभी भी इंडिया में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी तो है। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह चालू हो चुका था, तो वो काफ़ी अच्छे अच्छे वेपन्स बना रहे थे। तो ये भी, और अगर दो ऑप्शन हो जाते हैं तो इसका मतलब उपयुक्त तीनों। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था, नेशनलिज्म का जो पैट्रियटिज्म का फीलिंग था वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग था। तभी काफ़ी जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को लॉयल्टी की तरह सर्व किया कि भाई हम ब्रिटिश फोर्सेस को लॉयल रहेंगे और जो ये बोलेंगे वो करेंगे, चाहे भले हमें अपने लोगों को ही क्यों ना मारना पड़े। निम्नलिखित वॉइस रॉय में किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो आप देखते हो ना आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये किसके टाइम पे आए थे? लॉर्ड मेयो, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डफरिन? सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग के समय में आए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक, इसके द्वारा पारित किए गए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? या फिर एक तरह से बोल सकते हैं पोस्टल सर्विस किसने शुरू की थी? अभी बताया था पोस्टल सर्विस डलहौजी ने चालू की थी। देखिए सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बोल रहा हूँ, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजिल, ये सीरीज सभी एग्जाम्स आपको हेल्प करने वाली है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? अभी पता है ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है बेंटिक को, और इसी वजह से सती प्रथा का अंत भी किसने किया था? बेंटिक ने। सती प्रथा क्या था? आई थिंक जानते होंगे कि अगर मान लो कि किसी का हस्बैंड किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी के पति की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उसको अपनी पति की चिता में जला दिया जाता था। ये होता था सती प्रथा, जिसका अंत किया गया बेंटिक ने किया। ठीक है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शुजाउद्दौला, शादत खां, बुरहानुल मुल्क, सफदरजंग और शेर खां। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक, तो ये था ऑप्शन नंबर बी, सादत खां या फिर जिसको बुरहानुल मुल्क बोलते हैं। इस स्वायत्त राज्य का मतलब क्या होता है? स्वायत्त राज्य आप ये समझ सकते हो कि पूरी ऑटोनॉमी होना, खुद का रूल होना, ऑटोनॉमी। ठीक है, ये होता है ऑटोनॉमी, ये होता है स्वायत्त राज्य। पहले यहाँ मुगल शासकों का रूल होता था, लेकिन धीरे धीरे मुगल्स जो है वीक होने लगे थे, डिसइंटीग्रेट होने लगे उनके जो भी एरियाज थे, और सबसे पहले ऑटोनॉमी स्टैब्लिश की शादत खां बुरहानुल मुल्क ने अवध में। ठीक, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो मैंने आपको तीन नाम बताया था, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और तीसरा कौन था? शाह आलम द्वितीय, जो समय का मुगल रूलर था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, और यहीं से आप कहीं कह सकते हैं कि मुगल रूल एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन पावरलेस हो गया पूरी तरह से। पूरी तरह तो ख़त्म हुआ 1857 में, जहाँ पे जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, और जब वो 1857 की क्रांति में उन्होंने हिस्सा लिया तो उनको जो है जेल भेज दिया गया, जो आपकी बर्मा की जेल है वहाँ पे, ठीक है, म्यांमार में। तो तब से ही पूरा अंत हो गया। ठीक, लेकिन मेन अंत यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हो रहा था, अहमद शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर टू, मोहम्मद शाह, फिर शाह आलम द्वितीय? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ये उस समय कब? जब
सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, यानी कि प्लासी का युद्ध जब लड़ा गया तो ये था उस समय मुगल सम्राट, लेकिन जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया तब शाह आलम द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी बेंटी कॉर्नवालिस, हेस्टिंग या फिर वेलेस्ली। तो यह था आपका ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण यहाँ से आपसे पूछ रहा है। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, काला कारावास ब्लैक होल की घटना का होना। देखो, आप में से काफ़ी लोग जो उन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों ने ऑप्शन नंबर हो सकता है डी लगाया हो, लेकिन ये होगा नहीं। रीज़न ये प्लासी के युद्ध का इमीडिएट कॉज था। क्या था? इमीडिएट कॉज था, यानी कि तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण था, मेन कारण नहीं था, प्रमुख कारण नहीं था। मेन रीज़न तो था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। अगर आपको याद हो, दस्तक इनको इशू किए गए थे, ठीक है, दस्तक फारूक सीआर, अगर आपको याद हो, ठीक है, फरमान वो जारी किया था, दस्तक इनको इशू किए गए थे कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इन दस्तक का ये गलत इस्तेमाल करने लगे। क्या करने लगे? ब्लैक में जैसे टिकट बिकती हैं वैसे दस्तक बेचने लगे, तो और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने लगे वहाँ पे व्यापार में। ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई और अंग्रेज़ों पे जो है इसने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों को ये बात पसंद नहीं आई और इसी वजह से इनके टसल बढ़ते गए और अल्टीमेटली काला कारावास, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं, जहाँ पे ये बोला जाता है कि 146 लोगों या फिर 146 अंग्रेज़ों को एक कोठरी में बंद कर दिया सिराजुद्दौला ने, उसमें 123 की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से अंग्रेज चिढ़ गए और उन्होंने प्लासी का युद्ध किया। ठीक है, तो ये इमीडिएट कॉज था। मेन कॉज तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का जो दुरुपयोग किया था, अपने दस्तक का जो दुरुपयोग किया था, मिसयूज़ किया था, वो था। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार इनमें से कौन थे? मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजवल्लभ, मीर मदान, खादिम खां। ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट इसका आंसर होगा मोहनलाल और मीर मदान ने। ठीक है, बिकॉज राज दुर्लभ ये तो उसके कोर्ट में थे, लेकिन उसके अगेंस्ट में उसके खिलाफ विश्वासघात किया। ठीक, काल कोठरी की जो घटना है जिसमें 146 में 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए, वह हुई कहाँ पे थी? तो वो हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन था? नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम। सर ये दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो, क्योंकि ये जो लोग हैं उस टाइम तक तो उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट थे नहीं 1757 के टाइम पे। ठीक है, आंसर होगा नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी में से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन या फिर द्वैध शासन को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी? किसने कहा था जो द्वैध शासन है डाकुओं का राज्य है? जदुनाथ सरकार, के एम पढ़निकर, ताराचंद या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा के एम पढ़निकर ने बात बोली थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ने रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? कौन लाया था रिंग फेंस पॉलिसी? वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी, लॉरेंस या फिर हेस्टिंग? तो रिंग फेंस पॉलिसी लाया था हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, वॉरेन हेस्टिंग। रिंग फेंस पॉलिसी की बात करें, इसमें होता क्या था, एक बफर स्टेट बनाया जाता था। एक बफर स्टेट बनाया जाता, जैसे कि ये राज्य है, ठीक है, ये कोई राज्य है और ये एक तीसरा राज्य है, तो इसको बफर स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश कर देते थे ब्रिटिशर, और ताकि इन दोनों स्टेट्स के बीच में टसल ना हो सके। ठीक है, और ऐसे ही क्या धीरे धीरे जो है रिंग क्रिएट कर देते थे इसके अराउंड, ताकि विरोध ना हो सके और वो आपस मतलब वो ढंग से रूल करते रहें जहाँ पे भी वो रूल कर रहे हैं। तो बफर स्टेट की ये पॉलिसी थी, रिंग फेंस पॉलिसी, लाया था वॉरेन हेस्टिंग। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, राजा शिताब राय, राय दुर्लभ या फिर सैयद गुलाम हुसैन? तो ये बनाया था ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा शिताब रॉय को। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह सुजा, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, फिर शेर अली से? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाह सुजा। ठीक है, जो शाहजहां का दूसरा पुत्र था उससे, शाह सुजा से। ठीक है, रणजीत सिंह। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, कौन सा ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली वही टीपू सुल्तान के पप्पा जी जो मैसूर किंगडम में रूल कर रहे थे,
पोर्टोनोवा के युद्ध में किसने हराया था इनको? सर आयरकूट ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे याद रखो, आयरकूट ने इनको कूट दिया पोर्टोनोवा में। ठीक, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह या फिर नैनीहाल सिंह? तो ये थे खड़क सिंह। इनके पुत्र थे जो कि उतना अच्छे रूलर नहीं थे जितने कि रणजीत सिंह थे, वो थे खड़क सिंह और ये उनके उत्तराधिकारी थे। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि प्रणाली, ठीक है, और लॉर्ड हेस्टिंग्स, द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर, और चौथा लॉर्ड बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो अगर स्थायी बंदोबस्त की बात करें 1793 में, 1793 में इसी के टाइम पे आया था, बिल्कुल सही है। सही नहीं है पूछा है। सहायक संधि प्रणाली अभी हमने देखा वेलेस्ली लाया था 1798 में, तो ये भी सही हुआ। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। एंग्लो मराठा वॉर जो दूसरा 1803 में चालू हुआ, 1805 तक चला, और ये हुआ था वेलेस्ली के ही टाइम पे, इसलिए ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, बिकॉज यही आपसे पूछा गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी। बेंटिक 1829 के टाइम पे, तो इसमें कोई डाउट नहीं, ये भी आपका सही है। स्थायी बंदोबस्त याद रखिएगा, अभी मैं आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें ढंग से एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कॉर्नवालिस लाया था 1793 में, 93 में। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव ने, फिर तेग बहादुर ने? तो खुसरो की जो हेल्प की थी वो अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, अर्जुन देव, और इसी वजह से जहांगीर ने इनको मार डाला था। गुरु अर्जुन देव को पहले कैप्चर किया, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने की बात कही, जब इन्होंने नहीं माना तो इनको जो है इनका नरसंहार कर दिया। नरसंहार तो नहीं, इनका जो मतलब सिर कलम कर दिया, ऐसे आप समझ सकते हो, गुरु अर्जुन देव जी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, कौन सा निर्णायक युद्ध था? तो ये बक्सर युद्ध का निर्णायक युद्ध था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पानीपत का तीसरा युद्ध, वांडी वॉश, ये सब तो एंग्लो फ्रांस के बीच में हुआ था, यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, हमने देखा था 1760 में। पानीपत का तीसरा युद्ध का इससे कुछ लेना देना नहीं, वो मराठा और अफगान्स के बीच में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों को तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो 1858 के समय में कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था। अभी मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वही पढ़ के सुनाएगा। ठीक है, बेंटिक तो 1829 में ही था। ठीक है, और लॉर्ड बर्नहम ये तो पढ़ते नहीं, और हारकोर्ट बटलर, ठीक है, कानपुर वाले जानते होंगे कि इनके नाम पे हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी कानपुर में, जिसका नाम अब AKTU, आई थिंक AKTU तो नहीं, और कुछ इसका नाम हो गया। ठीक है, हारकोर्ट बटलर टेक्निकल, जिसको पहले HBTU के नाम से जाना जाता था, आई थिंक अब APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे हो चुका है। ठीक है, रंजीत सिंह किस मिसले से संबंधित है? सुकरचरिया, संधावलिया, अहलूवालिया या फिर रामगढ़िया? तो रंजीत सिंह किस मिसले से संबंधित है? तो जो पूरा सिख किंगडम था, सिख एम्पायर था, वो 12 मिसलों में विभाजित था। मिसल मतलब डायनेस्टी समझ सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि मराठाओं में सिंधिया थे, होलकर थे, भोसले थे, ऐसे ही इसमें मिसलें हुआ करती थी। उसमें से एक सुकरचरिया मिसल थी जिससे बिलोंग करते थे रंजीत सिंह, क्योंकि सबसे पावरफुल सिख रूलर रंजीत सिंह ही निकल के आते हैं, इसलिए इनकी मिसल आपको पता होनी चाहिए। सुकरचरिया मिसल थी। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? कुशासन यानी कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते ये लिया था मैसूर को वेलेस्ली ने। ठीक है, सॉरी वेलेस्ली नहीं, विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी, यानी अपनी जो कैपिटल उसको मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी? ये काम किया मीर कासिम ने। एक्चुअल में अभी मैंने आपको बताया था मीर जाफर, प्लासी के युद्ध के बाद उसको बना दिया गया था बंगाल का नवाब, लेकिन वो पसंद आ नहीं रहा था किसको? अंग्रेजों, क्योंकि अंग्रेज उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे। तो वो इधर उधर की एक्टिविटीज़ में, गतिविधियों में सम्मिलित होने लगा, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसको हटा दिया जाफर को, और मीर कासिम उसके दामाद को बिठा दिया। तो मीर कासिम भी ये बात को समझता था कि अंग्रेज बहुत चालू हैं, तो इसने धीरे धीरे क्या किया कि अंग्रेजों से अपनी पावर को दूर ले जाना चाहता, इसलिए उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा, जो महाराष्ट्र में आप जानते हैं, सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि है। ठीक, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था?
तो इस समय था शाह आलम द्वितीय, अभी हम लोगों ने देखा था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 में। अब वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 61, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई? बताइए। सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी, अभी हम लोगों ने देखा था। तात्कालिक कारण था बैटल ऑफ प्लासी का। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अब सारे क्वेश्चन जो है आसान होने लगेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर के युद्ध। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल किस चीज़ का नाम है? तो डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। और डिंडीगुल किसके लिए प्रसिद्ध है? डिंडीगुल तालों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। डिंडीगुल लॉक्स के लिए फेमस है, ठीक। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? क्लाइव, वंसीटाट, कर्टियर या फिर वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे? तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे काम किया गया था, जब सरकारी खजाना यानी कि जो गवर्नमेंट एक तरह से बोल सकते हैं रेवेन्यू था, उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में शिफ्ट किया गया था। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे? ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसने कि बोला कि अब गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा। गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुआ। तो आखिरी बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। समझ गए होंगे आप क्यों, ठीक है। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में पहला कोर्ट बना था। क्लाइव, वंसीटाट, वेरलसेट या फिर वॉरेन हेस्टिंग? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग। क्यों? क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसने सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाने की बात कही थी, और इसीलिए ये जो न्यायालय, प्रथम न्यायालय वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही तो बना होगा। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट आया था या फिर पारित किया गया था? किस गवर्नर जनरल के टाइम पे? 1784 की यहाँ पे बात हो रही है। 1773 के टाइम तो भाई वॉरेन हेस्टिंग था, तो क्या वो अभी भी था? बिल्कुल, वो अभी तक यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल था 1784 तक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होने वाला है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम एंग्लो मराठा वॉर है, तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर है, ठीक है। अभी तो ये देखा था, ये तो सही होगा ही यार, ठीक है। हम लोगों ने अभी देख क्या है, प्रथम एंग्लो बर्मा वॉर, द्वितीय एंग्लो सिख वॉर। तो दूसरा वाला तो होगा, यानी ये तो होगा नहीं ऑप्शन में। अब यहाँ पे जो आपका एंग्लो बर्मा वॉर है, प्रथम एंग्लो यानी फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर 1824-26, ये भी सही आपका। तो आंसर 2 और 3 होगा। तो बात ये आती है पहला और चौथा क्यों गलत है। पहला एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था, वो हुआ था 1775 से लेके 82 के बीच में, ठीक है। 1775 से लेके 1782, और ये हुआ था आपका 1884 में, ठीक है, द्वितीय एंग्लो सिख वॉर। तो इस वजह से ये दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों को सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गुरु अर्जन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अर्जन देव सिखों गुरु रामदास के पश्चात बाद बने। गुरु अंगद देव ने सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। सही आंसर क्या होगा इसमें? सही आंसर होगा, देखिए, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने नहीं, बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। क्यों? क्योंकि गोविंद सिंह के जाने के बाद जो इंडिविजुअल गुरु वाला सिस्टम चल रहा था, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये गोविंद सिंह जी के बाद खत्म हो गया, और बंदा बहादुर को एक तरह से खालसा पंथ का वो प्रमुख नियुक्त कर दिया, सैन्य प्रमुख की ये सब कुछ देखेगा बंदा बहादुर, ठीक। तो पहला वाला इसलिए गलत है। अगर पहला गलत है तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। अगर आपको पता लगा लिए होते कि पहला गलत है, तो अपने आप दूसरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। क्यों? क्योंकि गुरु रामदास आपके चौथे थे, ये आपके 5वें थे, तो ये अब सही होगा। गुरु अंगद ने बिल्कुल उनकी जो लिपि है, जो गुरु अंगद देव या फिर गुरु अंगद बोलते हैं उनको, जो सेकंड आपके गुरु थे, उन्होंने ही गुरुमुखी लिपि स्टार्ट की थी, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों प्रिंसली स्टेट पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा। ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मेलन विलय का सही कालानुक्रम क्या होगा? सतारा, संबलपुर, जैतपुर, झांसी। 3, 2, 1। अभी ये ऑर्डर मैंने बताया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति के तहत इनको कैप्चर किया गया था डलहौजी के टाइम पे। सतारा सबसे पहला था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि के द्वारा किसको किया गया था? निजाम ऑफ हैदराबाद को। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा, फिर संबलपुर, जैतपुर, फिर झांसी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन
था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करने का जो क्रेडिट जाता है वो टीपू सुल्तान को जाता है, ठीक है। ये चाहता था कि जो नेपोलियन है, इसने नेपोलियन तक से अच्छे रिलेशन डेवलप कर लिए, तो ये चाहता था नेपोलियन आए, क्योंकि नेपोलियन से अंग्रेज़ों की भी लड़ाई होती रहती थी, तो ये अंग्रेज़ों को चाहता था कि यहाँ पे अंग्रेज़ों को मारने में या फिर हटाने में मेरा साथ दे टीपू सुल्तान। लेकिन उसका कोई साथ फिर बाद में देता नहीं, और इस वजह से उसका चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में उसकी हो जाती है मृत्यु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके टाइम पे? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का डफरिन के टाइम पे। डफरिन याद करिए, जब कांग्रेस बनी थी उस समय ये आपका वॉइसरॉय था। डलहौजी, लिटन या फिर करजन के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 73 आंसर होगा डलहौजी के समय में। फिर तो मोस्टली आ ही गया था, तो उतना विस्तार हुआ नहीं। मेन जो विस्तार है, प्रमुख विस्तार, वो डलहौजी तक ही हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित आपको करना है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो अभी हमने देखा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर 82 तक चला, यानी ए का तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। अगर ए का 3 होगा तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही हट जाते हैं। अब बचते क्या है हमारे पास? बचते हैं सी और डी, ठीक है, सी और डी। बी 1780 में होता आपका द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। अभी मैंने आपको बताया था द्वितीय 1780 में हुआ था, तृतीय 1792 में हुआ था, या फिर 1790 से लेकर 92 में हुआ था, और आखिरी वाला हुआ था 1798 से लेकर 99, ये अभी बताया। तो अगर बी का होगा फोर्थ, एक्चुअली में बी का फोर्थ तो दोनों में ही है। अब हमें ये पता करना है कि प्रथम एंग्लो बर्मा वॉर कब हुआ था, ठीक है। और क्या बचा? एंग्लो अफगान वॉर। तो जो प्रथम एंग्लो बर्मा वॉर है वो हुआ था 1824 में। सी का होगा 1 और डी का होगा 2, तो इस हिसाब से सी का 1 डी का 2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक। यानी कि अगर आप प्रमुख जो बैटल हैं, प्रमुख वॉर हैं, उनको अगर उनका ईयर अगर आप याद कर लेते हो तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था, ठीक है। बर्न्स, प्रेंडरगार्ट, स्लीमैन या फिर रॉबर्ट पेम्बर्टन। तो ये संबंधित था आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नल स्लीमैन, ठीक है। इसका संबंध था ठगों से, कर्नल स्लीमैन का। फिर यहाँ पे है उत्तरवर्ती मुगल शासक, और यहाँ पे है उसका उपाधि या फिर उपनाम दिया हुआ है। बहादुर शाह फर्स्ट, फारूक सियार, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह द्वितीय। तो यहाँ पे उनके टाइटल्स पूछे गए हैं। तो ये तो आई थिंक आपको पता होगा, क्या हो गया, ठीक है। ये आपको पता होगा कि मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगर सी का 3 होगा तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी गया, ठीक है। सी का 3 होगा, और डी का 4 अपने आप होगा, बहादुर शाह द्वितीय जफ़र, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फारूक सियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था, ठीक है। और बहादुर शाह पहले को शाह अकबर, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो ऑप्शंस है आपके, ये आपके सामने आंसर है यहाँ पे, बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है, बहादुर शाह पहला, जिसको कि हम शाह बेखबर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि किसी को कुछ खबर ही नहीं रहती थी क्या हो रहा है। और ये जैसे मोहम्मद शाह थे, रंगीला टाइप थे, इनको गानों वानों का बड़ा शौक था, क्या एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ रूल नहीं था, और यही कारण है कि धीरे धीरे मुगल वंश जो है अंत हो गया उसका, ठीक है, क्योंकि ढंग का कोई रूलर आ ही नहीं सका। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो वो किसकी सहायता से बना था? जुल्फिकार खां की सहायता से बना था, ऑप्शन नंबर ए। फारूक सियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? फारूक सियार भाई साहब जो बने थे वो सैयद बंधु, जो सैयद ब्रदर्स थे, इनको किंग मेकर कहा जाता था, ठीक है। इनको क्या कहा जाता था? किंग मेकर्स कहा जाता था। ये अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की राजगद्दी हटा के और अपने वाले जो है मतलब डील कर लेते थे, ठीक है। जो भी बंदे होते थे जिनको राजगद्दी पे बैठना होता था तो उनसे छल कपट करवा के, ऐसा कुछ करवा के उनको राजगद्दी पे बिठा देते थे और उनसे फिर जो है मुनाफा हटते थे। तो सैयद बंधुओं ने फारूक सियार को बनाया, और फारूक सियार ने आपको याद हो फरमान जारी किया था अंग्रेजों को। नप निर्माता किंग मेकर के रूप में किसने जाना जाता है? अगेन सैयद बंधुओं को जाना जाता है। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? किसकी हत्या कर दी थी? ये कही थी फारूक सियार की। इसी को बिठाया था और इसी को ही पेल दिया, इसी की हत्या कर दी बाद में। सैयद बंधुओं ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? तो भाई फारूक सियार को तो किया ही था, अभी हमने देखा, तो पहला तो हो गई, और पहला तो सब में है देखा जाए तो दूसरा इन 3 ऑप्शन में है, ठीक है। बाकी क्या है? रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह।
सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4, बिकॉज इन सभी को इसने बनाया, चाहे मोहम्मद शाह जो आपका रंगीला था, रफ़ीउद्दर्जात था, रफ़ीउद्दौला था, इन सभी को जो है बादशाह बनाने में मदद की थी सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? फारूक सियार, रफ़ीउद्दर्जात, मोहम्मद शाह, फिर शाह आलम द्वितीय के टाइम पे। तो फारूक सियार के टाइम पे तो हुआ नहीं था, क्योंकि सैयद ब्रदर्स ने उसको फारूक सियार को मरवाया था। मोहम्मद शाह के टाइम पे हुआ था ये, रंगीला के टाइम पे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और यहाँ से अब हम लोग बहुत ही सेलेक्टिव करेंगे, और इस चैप्टर को आज ही के वीडियो में फिनिश कर ही देते हैं फिर। ठीक है, सेलेक्टिव इसलिए होंगे बिकॉज अब यहाँ पे आप आगे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे इस वाले पूरे पेज में हम लोग सिर्फ 3 क्वेश्चंस करेंगे। रीज़न क्या है? अब यहाँ से या तो क्वेश्चंस बहुत रिपीट होंगे या फिर इररेलेवेंट क्वेश्चन होंगे जो हमारे एग्जाम के काम के नहीं है। मैं करवा सकता हूँ इसका ए, इसका बी, इसका सी, लेकिन फिर एज अ टीचर मेरा काम क्या हुआ? यही बताना होगा ना मेरा काम, कि आपको कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपको चीज़ें स्किप करनी है। आप खुद ही देख सकते हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है। ठीक है, और या फिर हैं भी तो वो रिपीटेड है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट होंगे वही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84, और ये चैप्टर आज ही आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84, किस मुगल बादशाह का नाम का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका मुहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, इसका मूल नाम जो था वो रोशन अख्तर था। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? तो अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड ये मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे ही स्वतंत्र हुए थे। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अगेन ये मोहम्मद शाह रंगीला ही था। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपके मोहम्मद शाह रंगीला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी क्यों बनाया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि बक्सर के युद्ध के पहले जब मीर जाफ़र की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बनाया गया था, तो मुर्शिदाबाद से उसने मुंगेर को कैपिटल शिफ्ट कर लिया था। मैंने अभी आपको बताया था। तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप ना हो सके। यही तो मैंने बताया था, क्योंकि उसको भी पता था ये अंग्रेज़ क्या खेल खेल सकते हैं। तो इसी वजह से उसने डर से या फिर टैक्टिकली मुर्शिदाबाद से मुंगेर में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 114। ठीक है, 114। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच में हुई थी? जो बक्सर के युद्ध के बाद जो आपके इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी, इलाहाबाद की संधि, वो किसके बीच में हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय क्लाइव, मीर कासिम क्लाइव, इनमें से कोई नहीं है, फिर शुजाउद्दौला और क्लाइव। तो ये तीनों थे बक्सर के युद्ध के शामिल। अब किसके साथ अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि साइन की थी? शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, ये मुगल शासक था उस समय, और मीर कासिम उस समय बंगाल का नवाब था। ठीक है, तो अवध के नवाब के साथ ही साइन की थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अवध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कोई है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 118। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? इम्मेद, चिक, कृष्णराज, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। तो जो टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली हैं, उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे फ्रांसीसियों से, और यही कारण था कि ब्रिटिशर्स इनसे चिढ़ते थे। तो हैदर अली सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपको मैच करना है कि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है वो किस ट्रीटी से, किस संधि से एंड हुआ, सेकंड वाला किससे एंड हुआ, थर्ड वाला। ये अभी मैंने आपको बता चुका हूँ, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला मद्रास की ट्रीटी, दूसरा मैंगलोर की ट्रीटी, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी है। तो यानी 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 भी हो गया है। अब इस पूरे पन्ने में आपको यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 141। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? किसके डायरेक्शंस में? बंदा बहादुर वही इंसान है, आप अगर याद करिए, गुरु गोविंद सिंह ने, जिसको अपॉइंट किया था कि अब जो वॉरियर क्लास है उसको लीड करेंगे हमारे बंदा बहादुर जी। अब वो जो इंडिविजुअल गुरु वाला सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे ऐसे ही लीडर्स होंगे, और बंदा बहादुर को उन्होंने नियुक्त किया था। तो बंदा बहादुर को मरवाया था फारूक सियार ने, ऑप्शन नंबर बी। अगेन फारूक सियार बोल रहा था इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन ये नहीं कन्वर्ट हुए। ठीक है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? याद रखिए यहाँ पे खालसा दल लिखा हुआ, खालसा पंथ नहीं लिखा हुआ है। तो खालसा पंथ अगर पूछेगा तो वो आपका होगा गुरु गोविंद सिंह, लेकिन अगर खालसा दल पूछ रहा है तो आंसर होगा कपूर सिंह। ठीक है, कपूर सिंह ने खालसा दल की स्थापना की थी।
रणजीत सिंह ने अपने शासन काल के में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों का कलाक्रमानुसार, ठीक है, सजाई, यानी कि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपको लगाना है। तो लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा और कश्मीर। तो सबसे पहले तो उन्होंने लाहौर को किया और उसको कैपिटल बनाया अपना रणजीत सिंह जी ने। फिर उसके बाद अमृतसर, फिर कांगड़ा हिमाचल में, और फिर कश्मीर को अपने उसमें लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? लाहौर, अमृतसर, मालवा या फिर कांगड़ा? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर को जब इन्होंने जीता तो महाराजा का टाइटल या फिर महाराजा की उपाधि ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, भले यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809, ठीक है, याद रखिए 1809 में अमृतसर की ट्रीटी हुई थी। ये ट्रीटी याद रखिएगा किसी युद्ध के बाद नहीं हुई थी, ये ऐसे ही पहले हो गई थी कि ये नदी है, कौन सी नदी, कौन सी नदी है? ये नदी आपके ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। सतलज नदी का जो इधर वाला पोर्शन है, हम ये बोल सकते हैं सतलज नदी का जो ईस्ट पोर्शन है, यहाँ पे रूल करेंगे महाराजा रणजीत सिंह, और जो इधर वाला भाग है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी। ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी इधर आएगी और ना रणजीत सिंह इधर आएंगे। ये सतलज नदी एक बॉर्डर डिसाइड हुआ था अमृतसर की जो संधि हुई थी। इसके बाद जो पहला एंग्लो सिख वॉर होता है, आंग्ल सिख वॉर, उसके बाद लाहौर की संधि साइन होती है, लाहौर ट्रीटी। लेकिन ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद। लेकिन अमृतसर की ट्रीटी किसी वॉर के बाद साइन नहीं होती, पहले होती है रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में सतलज नदी को बॉर्डर बनाया जाता है उसमें। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ऑब्वियस सी बात है रणजीत सिंह ही इसके संस्थापक थे, मेन ये इन्होंने ही विस्तार किया था पूरे सिख किंगडम का। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? किसके टाइम पे किया गया था? ये लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे किया गया था, जो सिंध था उसका अंग्रेजी राज्य में विलय। अगला इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। अगले आगे आते हैं 158। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो ये भी हम लोग कर चुके हैं, भले वेलेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडियरी अलायंस को, सहायक संधि को 1798 में, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद को कैप्चर किया। लेकिन डुप्ले जो फ्रेंच गवर्नर था उसने, ये हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था और आज भी, ठीक है, पिछले वाले मैंने तो आपको बताया होगा कि मेन जो सहायक संधि जो सब्सिडियरी अलायंस लाया था वो डुप्ले लाया था, जो फ्रेंच गवर्नर था। यूज़ किया था वेलेस्ली ने, जो ब्रिटिश गवर्नर था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। यहाँ पे सूची 1 दी, सूची 2, इनको सुमेलित करना है। पिंडरियों का दमन, प्रथम आंग्ल बर्मा वॉर, ठगों का दमन, मैकाले के शिक्षा नीति प्रस्ताव। अब पिंडरी कौन थे? तो पिंडरी एक ग्रुप था जिसको मराठा सपोर्ट करते थे। ठीक है, मराठाज इनको सपोर्ट करते थे और पिंडरी मराठास को सपोर्ट करते थे जब भी वॉर वगैरह होता था। तो ये ऐसा क्लास था। ठीक, तो यहाँ पे हमें सही क्या करना है, मैच करना है। तो पिंडरियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ। प्रथम एंग्लो बर्मा वॉर जो हुआ था लॉर्ड एम्सहर्ट के टाइम पे हुआ था, एम्सहर्ट के टाइम पे। ठगों का दमन ये हमने अभी देखा था विलियम बेंटिक के टाइम पे। तो ये सी का 3 तो आप मार ही सकते हो और तुरंत ऑप्शन नंबर सी और डी को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, मैकाले की शिक्षा नीति विलियम बेंटिक के टाइम पे आई थी, मॉडर्न एजुकेशन जिससे प्रमोट हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चाहे वो हमने पिछले लेक्चर में देखे हो, चाहे इस लेक्चर में जितने भी मैचिंग के सारे क्वेश्चन आए, सबका आंसर 1 2 3 4 ही निकला है। शायद किसी का कुछ अलग निकला है, नहीं, सबका 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 ही मार देना, लेकिन हाँ अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो 1 2 3 4 के साथ जा सकते हो। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। समाचारों पर प्रतिबंध समाप्त किया। प्रथम एंग्लो अफगान वॉर, प्रथम एंग्लो सिख वॉर, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जिसको बोलते हैं हिंदू रीमैरिज एक्ट। तो ये किसके किसके टाइम पे ये काम हुए थे, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट है, विडो रीमैरिज एक्ट है, ये आया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। यानी डी का तो 1 होगा, और अगर डी का 1 होगा तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नंबर बी या सी में होगा, यानी ए का 4 होगा। समाचारों पर प्रतिबंध किसने समाप्त किया? चार्ल्स मेटकाल्फ ने, जिसको लिबरेटर ऑफ प्रेस बोला जाता है। ध्यान रखना इस चार्ल्स मेटकाल्फ को, ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है, यानी भारतीय प्रेस को, भारतीय समाचार पत्रों को आज़ाद करवाया। ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक, अब बात करते हैं एंग्लो अफगान वॉर। तो एंग्लो अफगान वॉर आपका हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे, और प्रथम एंग्लो सिख वॉर हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, यानी कि इसका आंसर होगा 4 2 3 1 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 हर बार नहीं होगा। ठीक है,
गोद प्रथा लेकिन ये पहला ही क्वेश्चन था जिसमें 1 2 3 4 नहीं था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोद प्रथा, यानी कि अगर आप किसी को गोद लोगे तो वो हम उसको मान्य नहीं करेंगे। तो ये कौन लाया था? डलहौजी लाया था। तभी तो वो यही तो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, अगर गोद लिया हुआ कोई है तो प्रॉपर्टी में तो आपके अधिकार है उसका, लेकिन वो राजा नहीं बन सकता है आगे, ठीक है, उत्तराधिकारी नहीं होगा। वो ब्रिटिश चाहेगा, ब्रिटिशर चाहेंगे तो ही बनेगा वो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 165। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, रॉबर्ट क्लाइव नहीं था। वो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग। तो ये गलत है, पहला अगर गलत हुआ, अगर पहला गलत हुआ, ये हुआ गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, केवल 2। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी या फिर पेशावर? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया रंजीत सिंह की कैपिटल थी लाहौर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं आगे, और आगे यहाँ बस यहीं तक क्वेश्चन थे, ठीक है, आपके यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं खत्म। तो यहाँ पे पूरी तरह से होता है चैप्टर कंप्लीट। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर अगला चैप्टर बता दिया करिए कि कौन सा करवाएंगे, तो अगला चैप्टर होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था, यानी इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज और इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये है आपका अगला चैप्टर, ठीक है। और ये चैप्टर अगर आपको, ये लेक्चर आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो जीके में वीक हैं, फिर जीके के उनको कोई ढंग की क्लास चाहिए, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए, बिकॉज ये जो जीके की सीरीज़ है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप इसमें रेगुलर है, बस आपको रिवाइज़ करना है और आपकी जीके काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।